ये स्पॉइलर था। मर जाता है। बता दे सब। रो नहीं रही थी। ठीक है। हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एविल डेड बर्न मूवी की, जो कि एक हॉरर स्लैशर मूवी है। हॉरर से ज्यादा इतना खून खराबा इसमें हमें देखने को मिलता है, जो कि आपके माइंड में और आंखों में सिर्फ ब्लड ही ब्लड भरने वाला काम करने वाला है। और इस रिव्यू में मेरे साथ है मेरी फ्रेंड गीता। हाय एवरीवन। तो गीता, आप बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी, फर्स्ट इम्प्रेशन। मेरा फर्स्ट रिएक्शन तो मैंने जैसे ट्रेलर लिखा था उसके बाद प्लीज यार ठीक है। ओके, मुझे लगता है ये मूवी है ना बहुत बहुत ज्यादा सिमिलर थी इविल डेड राइज की तरह। ये सेकंड पार्ट या सीक्वल लगती ही नहीं है, ये ऐसा लगता है कि सेम मूवी तुम्हें दे दिया है, बस कैरेक्टर्स चेंज कर दिए हैं और थोड़ा ज्यादा स्लैशर डाल दिया, ऐड कर दिया है। और प्लॉट एकदम वैसे है जैसे फर्स्ट मूवी में था, कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ से क्या स्टार्ट हुआ, कहाँ पे एंड हुआ, एंड में वो बची भी या नहीं जो मेन कैरेक्टर थी, सेम उस मूवी में है। सेम इस मूवी में है कि वो कैरेक्टर जो एंड में बच गई वो एक्चुअली में बची थी या वो भी इविल बन गई है, राइट? मतलब ये स्पॉइलर था। स्पॉइलर कैसे था? मतलब हाँ, इसकी भी जो एंडिंग है वो ओपन एंडिंग है। इसका मतलब कि हमें एविल डेड के और भी ज्यादा सीक्वल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो गीता, आप मुझे बताओ इस मूवी का ओवरऑल स्टोरी लाइन क्या है? ओके, इस बार इस मूवी में एक अच्छी बात ये है कि इन्होंने ना फर्स्ट पार्ट जो था ना इविल डेड राइज, उससे थोड़ा कनेक्शन करने की कोशिश करी है। इविल डेड राइज में हम देखते हैं कि सब कुछ स्टार्ट होता है एक बुक मिलने से, राइट? बुक ऑफ द डेड। तो ये मूवी सेम उसी की तरह है। बुक ऑफ द डेड उन्हीं के घर में पहले से है, इविल पहले से आजाद घूम रहा है, बुक भी वहीं पे है। पर यहाँ पे अब चेंज जो हुई है वो ये बात है कि हमने लास्ट मूवी में देखा था एक कैसेट चली थी जिसमें डॉक्टर बेंजामिन था, जिसने वो कहा था कि इविल आजाद हो जाएगा तो वो बिल्कुल नहीं रुकेगा, किसी भी कुछ भी करने से नहीं रुकेगा, ना उसको जीसस होगा, कोई भी प्रेयर से नहीं रुकेगा। और मुझे लगता है इस मूवी में वही चीज दिखाने की कोशिश करी थी। हमें अब उस डॉक्टर बेंजामिन की फैमिली पूरा दिखाया गया है इसमें। उसकी फैमिली पे जो ड्रामा है वो देखने को मिलता है, जो लास्ट टाइम हमें जो एक नई फैमिली थी लास्ट मूवी में, जो एक उस प्यारी सी फैमिली थी छोटी सी, जिसमें एक मदर थी और उसकी एक सिस्टर थी और उसके 3 बच्चे थे। हमने उस फैमिली को तहस नहस होते हुए देखा है। वैसी चीजें हम अब डॉक्टर बेंजामिन ही है ना, या डॉक्टर बेंजामिन की फैमिली में हाँ, वैसा ही तहस नहस हम इस फैमिली में देखते हैं। पर इस फैमिली के लिए मुझे पता नहीं क्यों ज्यादा बुरा नहीं लगता। क्योंकि ये मुझे फैमिली, वो एविल डेड जो भी था वो मॉन्स्टर, उसके आने से पहले ये मुझे फैमिली थोड़ी पागल ही लगती है। ये फैमिली पहले से ही बहुत ज्यादा मेस्ड अप थी, जो कहते हैं ना साइकोलॉजिकली सभी का दिमाग खराब हो रखा था वहाँ पे। या हम लोग जैसे मूवी की स्टार्ट होती है 2 भाइयों से, उन दोनों की शादी हो रखी है, तो 2 भाइयों और उनकी वाइफ्स हैं। तो जो बड़ा भाई है विल नाम था उसका, और उसकी जो वाइफ है, उन दोनों में बहुत ज्यादा लड़ाई चल रही है। मुझे मालूम है कि जैसे सीन स्टार्ट होता है दोनों में लड़ाई होती है, तो वो उसको एक लाइन बोलता है कि मैं जो ऐसे चीख रहा हूँ और मार पीट कर रहा हूँ वो तुम्हारी वजह से है। उस लड़की को अपनी वाइफ से ऐसे बोलते हैं कि वो तुम्हारी वजह से, इससे पहले मेरी जो एक्सेस थी मैंने उनके साथ कभी ऐसा नहीं करा। और मुझे लगता है ये लाइन तुम कैसे बोल सकते हो किसी को? तो मतलब हमें दिखाता है कि कितनी मेस्ड अप इसमें मैरिज है और जो विमेन की कंडीशन है, और कहीं ना कहीं वो सब खुद को भूल चुकी है। विल अपनी वाइफ से जब झगड़ा कर लेता है तो वो ड्रंक है और सभी उसे रोकते हैं कि ड्रंक में ऐसे गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, पर वो नहीं मानता और वो ड्रंक हालत में गाड़ी लेके चले जाता है। और हालांकि एज अ व्यूअर हमें मालूम है कि वो उनकी डेथ होती है इविल की वजह से। इविल वुमेन उसकी गाड़ी पे आ जाती है और उसको मार देती है। पर उसके मरने का जो इल्जाम लगता है कहीं ना कहीं उसकी वाइफ पे लगता है, या कि उसकी वाइफ नहीं रोका, भाई पे लगता है। कि तुम दोनों ने क्यों नहीं रोका, तुम एज अ वाइफ एंड एज अ ब्रदर तुमने अपने बड़े भाई और हस्बैंड को क्यों नहीं रोका ड्रंक हालत में गाड़ी चलाने से। इसमें जो ये एविल डेड है, इस फैमिली से उसे कुछ ऐसी चीज चाहिए कि अगर वो चीज उस एविल डेड के पास आ गई तो ये एविल डेड कभी भी डेड तो नहीं होगा। डॉक्टर बेंजामिन तो चले जाते हैं अपनी तलाश में, वो बुक ऑफ द डेड ढूंढ लेते हैं। उसके बाद उनको लगता है कि अब इस इविल को कैसे रोका जाए, उसकी तलाश में वो चले जाते हैं। पर वो अपनी फैमिली छोड़ के चले गए। फैमिली के साथ क्या होगा वो यहाँ से स्टार्ट होता है। वो अपनी वाइफ को छोड़ के चले गए और 2 बेटियों को छोड़ के चले गए। पर उनकी अब छोटी बेटी है वो सिक हो चुकी है, बॉबी नाम था उसका, और जो उनकी वाइफ है वो अमनेशिया हो गया उनके, यानी वो याददाश्त भूलने लगी है। तो सारा जिम्मेदारी किस पे आती है? बड़ी बेटी पे। अब बड़ी बेटी को सब कुछ करना है, उसे अपनी भी फैमिली बसानी है, उसे अपनी माँ की भी केयर करना है, और उसे अपनी छोटी बहन जो कि बॉबी है जो सिक है उसकी भी केयर करना है। तो अब यहाँ से सारा ट्रॉमा उसका यहाँ से आता है। उसके पास एक्चुअली में एक गिफ्ट था, मूवी में हमें दिखाया जाता है कि वो काफी अच्छे आर्ट में काफी वो थी, क्या कहते हैं, टैलेंटेड थी। उसने एक कैंडल स्टैंड बना रखा था, क्लासिक कैंडल स्टैंड बना रखा था, पर उसकी केयर अप्रिशिएशन कोई नहीं करता, उसका हस्बैंड भी नहीं करता। और जो
विल की वाइफ है वो उसके पूछती है कि आपके पास तो एक गिफ्ट था, आपने उसे कंटिन्यू क्यों नहीं रखा? तो वहां पे वो जवाब देती है कि मैंने अपनी फैमिली के लिए, फैमिली को कंटिन्यू रखने के मतलब लिए छोड़ दिया। मेरे लिए मेरी फैमिली ही बहुत कुछ है। फैमिली के लिए मैंने जो करा है वो सही है, अगर मैं खुद को भूल गई तो भूल गई हूँ। हाँ। तो वो चीज यहाँ पे मुझे लगता है कि ये मैस्ड अप कर चुकी है उसके माइंड को, पर उसे रियलाइज नहीं होता है। और वो चीज हम एज अ व्यूअर हम लोग को हो रहा है कि यहाँ पे गलत चल रहा है। और वो सेम चीज वो अपनी जो बहुएं हैं उन दोनों के साथ करना चाहती है। एक्सपेक्ट कर रही है या कि लाइक जो विल की वाइफ है सबको मालूम है कि विल अब्यूजिव था, उसकी माँ को भी मालूम है, उसके फादर को भी मालूम है, पर वो सभी एग्री नहीं करते, वो उल्टा। तो और तुम भी चाहती हो विल के साथ रहना, इसलिए रह रही हो। या तुम भी कहीं ना कहीं, तुम्हें भी ये सब चीजें अच्छा लग रहा है। या पूरी मूवी में हर बार हर करेक्टर यही चीज बोल रहा है बार बार, किसको अब्यूजिव फैमिली अच्छी लगेगी। पर कहीं ना कहीं जैसे हमेशा ये नहीं होता एक्सपेक्टेशन कि शायद आज के बाद नहीं होगा, या आज के बाद ये ठीक हो जाएगा, और जल्दी से निकलते नहीं हम किसी चीज से, कि इस एक्सपेक्टेशन में, इस होप में कि अब से शायद चीजें ठीक हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं उस लड़की के साथ भी ऐसा होगा। वही हुआ है। तो विल का जब फ्यूनरल होता है तो वो उसमें बिल्कुल तैयार नहीं होके जाती, बाकी सभी तैयार है, सब कुछ है, पर हमें देख के पता चल रहा था कि जो उसकी वाइफ है वो इसमें नहीं हो पा रही, वो डिप्रेसिव है, उसने हुडी पहन रखी है, जींस पहन रखी है, साथ में स्नीकर्स पहन रखे हैं। और ऑन द अदर हैंड उसकी जो माँ है वो सभी हील्स पहन के आ रहे हैं, प्रॉपर जो फ्यूनरल आउटफिट होता है वो पहन के आ रहे हैं। नहीं, एक सीन नहीं आता जब उसको बोलती है कि आप अगर एज अ वाइफ आप स्पीच दो, या पर जिस तरीके से वो बोलते हैं कि आई हैवंट प्रिपेयर्ड एनी स्पीच, मुझे लगता है कि वहां पे सभी कहते हैं ओ वाओ। उसके हाँ, फादर इन लॉ ने बोला कि जब वो तुम्हारा हस्बैंड मरा तो उसके फ्यूनरल पे हम रो नहीं रही थी। ठीक है। और इस फैमिली का ऐसा हमें कंडीशन दिखाया गया कि सभी परेशान है, खुद कौन सा कि उसमें जो मेल मेंबर्स है वो कौन सा खुश है, Yeah. वो भी परेशान ही है। और यही से फिर स्टार्ट होती है मूवी, क्योंकि उसके बेटे में इविल आ चुका है एंड उसके फादर उसको ओपन कर देते हैं। और वहां पे क्या होता है, फादर तो बच जाता है पर जो फ्यूनरल वाला एक स्टाफ मेंबर होता है वो मर जाता है। तू बता दे सब। कौन मरता है, कौन नहीं? स्लैशर भी तो बताना पड़ेगा। तो इसके बाद जो मूवी में मजा आता है, मतलब मेरा दिल बस ऐसे था कि अब आएगा सीन, अब आएगा। अब क्योंकि मुझे लास्ट मूवी का याद है सारे सीन्स, है ना, कि कैसे जब उसकी मॉम में आ जाता है वो Yeah. idol, फिर कैसे वो आती है घर में और सीधे वो अंडे बनाने ऑमलेट बनाती है अपने बच्चों के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि माँ तो माँ है यार, चाहे उसके अंदर कोई शैतान भी आ जाए तो पहले वो अपने बच्चों का पेट भरेगी, उसके बाद मारेगी उसे। सेम इसमें भी ये सीन होता है, बाप के अंदर ईवल आ जाता है, वो क्या करता है, वो आके सबसे पहले ग्रास कटिंग वाली मशीन होता है उसको जाके चेक करने लगता कुछ है। कर रहा था। या पर वो अब्यूजिव भी था, वो अपने छोटे बेटे से कहता है कि तुमने कुछ भी केयर नहीं करा। उस हाउस में ये लोग जाता है मुझे तो ये गाना बहुत नॉर्मल लगा जो हमें सुनने को ये मिलता है। टिपिकल फैमिली की हालत दिखाई गई है कि बड़ा बेटा बढ़ गया तो आप किसको अब्यूज करना है, छोटे बेटे को कर लो। सही में ये लोग ये नहीं थैंक गॉड करते कि चल एक तो बचा है एक हमारा बच्चा है, नहीं दूसरे को हम लोग मारेंगे अब। तानों से। तो अब उसको ताना मिलता है कि तुमने ग्रास नहीं खाते, तुमने घर की हालत देखिए कैसी हो चुकी है। अब वो हमें दिख रहा है कि सब कुछ अब्यूजिव हो चुका है। वहां पे उसकी वाइफ है, मुझे लगता है कि लाइक देखा था उसके फादर, एक सीन आता है जिसमें वो बेसमेंट पे जाता है और अपनी हाथ काटने वाला होता है, और उसकी डॉटर इन लॉ वहीं फौरन आते हैं और उससे वो चाकू छीन लेती है, राइट। और फिर वो कहता है कि मेरी वाइफ को मत बताना, तो वो समझती है कि हाँ हो सकता है कि ये डिप्रेशन में कर रहा होगा ये सब, तो इस चीज को समझती है और नहीं बताती। पर ऑन द अदर हैंड जब वो डिनर टेबल पे बैठे होते हैं वो फिर से एक नाइफ पकड़ने वाला होता है, तो वहीं पे डॉटर इन लॉ पर ही चालाकी से उस नाइफ को साइड में कर लेते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। चाहे कितना भी मैस्ड अप फैमिली हो, कहीं ना कहीं ये सब एक दूसरे की केयर कर रहे थे। एंड में तुमने देखा कि जब उसकी जो मदर इन लॉ थी वो कितनी बुरी हालत में पड़ी हुई थी, उसको बचा कर ले गई ना वो, तो केयर था इन सबके बीच में, पर कोई खुश नहीं था एक दूसरे के साथ, पर फिर भी साथ ही रहना है। ये टिपिकल वो था कि रिश्ते निभाने हैं, चाहे रिश्तों से तुम खुशी नहीं हो, पर कोई बात नहीं बेटा, निभाने तो हैं। तो हमें मतलब ये फैमिली सिचुएशन थी। स्लैशर मेन मजा तो स्लैशर में ही था। तो जब वो एविल आया इन लोगों के अंदर, और इसमें हमें कुछ कॉन्सेप्ट दिखाया गया कि ये 4 वर्ड, ये लास्ट मूवी में दिखाया गया था कि ये 4 वर्ड्स बोलो तो एविल आ जाएगा। इनकांटेशन, लास्ट मूवी में इनकांटेशन नहीं थे, लास्ट मूवी में था कि जो कैसेट चला दोगे हाँ। तो फौरन उसी समय एविल आ गया था। कैसेट आ गया था, बुक आ गई थी, बुक Yeah. खोल दिया, पढ़ रहे हो तो वो फिर एविल आ गया था। इसमें हमें पूरा वो कुछ 4 वर्ड्स दिए गए थे कि अगर आप वो बोलो तो इससे मान लो कि आप एविल को बुला रहे हो। हाँ, और यही हुआ था। पर मुझे इस मूवी में ये कमी लगी कि जो एविल है उसने खुद ही वो 4 वर्ड अपने आप बोल लिए थे, राइट। जब विल मरता है और वो कार के अंदर वो 4 वर्ड्स बोलती है एविल, तो फिर फायदा क्या है अगर एविल खुद ही बोल सकता है तो। और लास्ट मूवी में एविल जो है वो हमेशा एक में ही है, मतलब हाँ, एक मेन बंदा था जिसके अंदर रहता है, जैसे उसकी माँ
अगर वो मर जाती है तो फिर वो किसी और में एंटर करता है। इसमें हम एक साथ बहुत सारे में एविल देखते हैं। या लाइक देखा तुमने? या जैसे कि विल के अंदर तो था ही, हाँ। पर वो क्रिमिनेशन वाली हॉल में था तो यहाँ पे नहीं आ पाया दूसरी फैमिली में, पर अब उसके फादर के अंदर आएगा। फादर में आ गया, एंड में तो मान लिया सब में आ गया। या वो सीन मालूम है जिसमें वो लोग डिनर पे बैठे होते हैं और हाँ। वो सडनली अब क्या फॉर्क होता है, फॉर्क उठाता है और अपने उनका पेट डॉग होता है उसी मत को ही ओके वी कैन नॉट शेयर इट फॉर यूट्यूब पॉलिसी। शेयर कर दिया है आपने। सब शेयर है। ओके अब आगे बताते हैं कि और- बेसिकली वहाँ पे उसका डॉग हाँ, ही जी। बहुत हम बहुत सारे लोगों में एविल देखते हैं। हमें कई बार ये लोग नॉर्मल भी रिएक्ट कर रहे हैं ना, तो ऐसा लगता है कि अब कुछ टाइम बाद ऐसा होगा, ऐसा पता चलने वाला है कि इसमें भी है। या फिर मतलब अब उनको ये तो पता चला था उसके फादर में कुछ प्रॉब्लम है, हालांकि वो ये नहीं सोचते उसमें इविल है, उनको लगता है कि मेंटली प्रॉब्लम हो गया है, तो वो उसको फौरन वो उसका छोटा बेटा और छोटी बहू लेके जाते हैं हॉस्पिटल और कार फिर के अंदर का सीन आता है। या, मुझे ये कार ये scene। फर्स्ट ऐसा सीन था जिसमें सब बिल्कुल स्क्रीन से चिपके हुए थे, क्योंकि इसमें ये वाला कार का सीन सबसे ज्यादा मजेदार था। इसमें हम 3 लोगों को देखते हैं और तीनों लोग आपस में ऐसे लड़ाई कुत्ते बिल्लियों की तरह झगड़ रहे हैं, कुछ भी पकड़ के कहीं भी मार रहे हैं, खून खराबा कर देंगे, उंगलियां कट सकती हैं। लाइक अगर आप लोगों ने ट्रेलर देखा होगा तो ट्रेलर में था क्या है? या ये मैंने ट्रेलर में ट्रेलर था, नहीं देखा। तो मैंने ट्रेलर देखा है और उसमें यही सीन था जिसमें कार बंद होती है, ऐसी कार बंद करते हैं और 4 उंगलियां कट के नीचे गिर जाती है। ये सीन यहाँ पे है और बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है ये। 1 2 3 4 और भाई उस समय सिर्फ उंगलियों को ही देख रहे हैं हम। बेसिकली उसके फादर में इविल था, वो अपने बेटे और बहू को मारने की कोशिश कर रहा था, तो उन तीनों में इसी चीज में अपनी जान बचाने की लड़ाई हो रही है। पर मुझे लगा एक सीन ऐसा आता है जहाँ पे वो अपनी बहू को मारने वाला होता है और उसके बेटे के पास गन होती है, वो अगर चला देता या तो उन्हें टाइम मिल जाता, टाइम मिल जाता, उसकी वाइफ बच जाती है। वो दोनों मिलके भाग सकते थे, पर जस्ट बिकॉज ही वाज हिज फादर ही कुडंट शूट हिम। या और वो क्या करता है एंड में वो खुद भाग जाता है। भाई जो भागता है वहां पे यार उसको ब्लेम नहीं कर सकते, मैं तो कब का भाग जाती। पर लाइक कि तुमने शादी करी है अपनी वाइफ को तो बचाओ, तुम ऐसे कितने फुद्दू कैसे हो सकते थे, तुम खुद ही भाग गए। उस वक्त वो मर चुकी थी यार। उससे पहले जब वो सीन आया था शूट वाला, हाँ वहां तुम शूट कर सकते थे। मैंने पता क्या वहां पे उसे खुद समझ नहीं आया कि सच में एविल जैसा कोई चीज भी हो सकता है। उसे ये लगा भी कि है। हो सकता है मेंटली सिक हो, समझ रही है, हो सकता है कि मैं ही खूनी बन जाऊंगा। वहां पे वो थोड़ा क्या बोलते हैं उसे डाउट में था कि ऐसा भी कोई चीज है, लेकिन जिस मोमेंट पे उसके फादर ने उसे मार दिया उसके बाद तो देख ले, फिर तो उसने सबको मारा, अपनी वाइफ को भी मार दिया। पर मुझे लगता है उसका कैरेक्टर काफी कावर्ड दिखाया है। जो जोसेफ है छोटा भाई, उसका कैरेक्टर शुरुआत से काफी कावर्ड टाइप दिखाया है और एंड तक वो वैसा ही रहता है। मान लो कि उसे पता है कि उसका ब्रदर अब्यूज कर रहा है, या, तो बाकी सब कुछ नहीं नहीं बोल रहे हो, बाकी सब नहीं बोल रहे हैं, तो आप तो वॉइस कर सकते हो ना, आपने भी नहीं किया। इतना नहीं, चलो मैं यहाँ पे मानती हूँ कि वो अपने फादर को शूट नहीं कर पाया क्योंकि उसे अभी भी डाउट था कि हो सकता है उसके फादर अभी थोड़ा डिप्रेशन में है, कुछ भी हो सकता है। हाँ। पर लास्ट में जब यहाँ से उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है, उसका फादर मर जाता है, उसका डॉग मर जाता है और यहाँ से ये 3 ईवल, अब उनके 3 जो बच्चे, अब 3 मेंबर्स के बच्चे होते हैं राइट, बड़े विल की वाइफ, उसकी मॉम और उसकी उन लोगों की ग्रैंडमा, ये 3 मेंबर बचे होते हैं जोसेफ के अलावा। तो अब इन 3 मेंबर्स को बचाने के लिए वो कुछ कर सकता था ना, पर नहीं, वो यहाँ पे क्या करता है क्या करता है? राइट। तो जब ये पहले तो ये इन तीनों को घर से बाहर कर देते हैं, पर एंड में जब उसकी ग्रैनी जाके, उसकी ग्रैनी हमेशा व्हील चेयर में रहती है और वो एकदम पागल औरत दिखाई गई है। हाँ, मतलब और उन्हें कुछ याद नहीं है और हमेशा कोई एक चीज को पकड़कर वही चीजें बोलना या। और वही चीजें सबको गलत समझना। लाइक वो उसकी वाइफ को बार बार कहते, अपनी बहू को बार बार कहते रहते हैं कि तुम चोरी करने आई हो। पर ये सारे सीन्स बहुत फनी थे, मतलब जब जब वो बोलती थी, सोचो पीठ पीछे सब इतनी गंदी तरह से लड़ रहे हैं, कोई मॉन्स्टर मतलब मारने के पीछे पड़ा हुआ है और वो वहां बोल रही है कि मुझे पता था ये तो चोर है। या ये वाली लाइन बहुत हाँ, अच्छी थी। हाँ, हाँ। तो तुम ऐसा क्यों कह रही हो कि वो उसने तब भी कुछ नहीं किया, वो तो खुद फंसा हुआ था। राइट, उसमें उस समय भी एक ऐसा सीन आता है जिसमें जो उनकी मरी हुई जो उसकी वाइफ है वो वापस आती है इविल बनके, और अब वो जो विल की वाइफ है उसको मारने की कोशिश कर रही होती है और वो विल की वाइफ हेल्प मी चिल्ला रही होती है और जोसेफ की तरफ देख रही होती है। तो वो एक लाइन है जो उसकी वाइफ कहती है, जो डेड वाइफ है वो कहती है कि ऐसा बोलने से कोई फायदा नहीं है, वो नहीं बचाने आएगा, और एग्जैक्टली वही होता है। विल जोसेफ उसे बचाने नहीं आता और वहां पे उस जो विल की वाइफ है हमें लगता है ऑलमोस्ट मर चुकी है, राइट। मुझे तो पूरा यकीन था वो मर चुकी है, अब खाली विल, उसकी माँ और उसकी ग्रैनी ही बचे हैं। ये कब सीन होता है मुझे तो तो जब वो गला होती है ये कब सीन होता जब वो बेसमेंट से बाहर निकल के आती है ना, हाँ, उसी हाँ। समय तो ये सीन होता है कि वो उसकी सबसे पहले उसकी वाइफ को ही मारने लगती है। है बिल की या है? आर यू वाचिंग सेम मूवी? मतलब जब वो बेसमेंट से निकलती है तो ये याद है कि वो अपनी जो ग्रैंड माँ थी, नानी या, थी, या। जो उसको धक्का वक्का दे देती है, वो गिर जाती है, हाँ। है ना। उसके बाद तो फिर सभी आ जाते हैं ना। यही तो सीन होता है जब उसकी ग्रैनी को धक्का दे देती है, तो जो उसकी माँ है वो अपनी माँ को I have to watch this movie again.
मैं बीच में सोई तो नहीं थी यार, चल कोई बात नहीं। बेसिकली यहाँ पे इवल्स एक एक करके सब में आएगा, पर लास्ट में ना ग्रैनी और जो मेन मदर है जिसने सब कुछ सैक्रिफाइस करा था, जिसके बल पे ये फैमिली चल रही थी, उसमें भी इवल आ जाता है। और पर उन दोनों की डेथ नहीं होती, उनमें इवल कैसे आता है? तो जिस तरीके से आता है वो इतना फनी सीन है, मतलब उस वक्त सब एवरीवन वाज लाइक यू। मतलब वो सीन इतना घिनौना लग रहा था कि सच में ऐसा मतलब मन कर रहा था कि नहीं देखो, पर फिर भी देखना ही है, क्योंकि वो सीन ऐसे नहीं है कि आप इग्नोर कर पाओ, पर सच में आप इग्नोर करना चाहोगे। तो वो सीन आपको देखने में काफी मजा आने वाला है, क्योंकि वो मरते तो नहीं है, पर उनके अंदर जो एविल आता है वो थोड़ा टाइम लेकर आता है, क्योंकि वो असर जो उनके साथ हुआ था जब ना उसने ना जो उसमें जो एविल ने जो किया अपनी नानी माँ के साथ, इवल लाने के लिए उसके अंदर। हाँ, तो उसने बोला कि इससे आप ठीक हो जाओगे। आपका पैर भी नहीं है नानी माँ। यार नानी का यहाँ पे पैर भी नहीं था, उनका दिमाग भी सही नहीं था, और बोलते भी वो बहुत फनी थी। तो उसने बोला कि आप इस तरीके से ठीक हो जाओगी, तो मुझे पता चल गया था कि ये कैसे ठीक होगी अब। पर एंड में भाई जो प्लॉट है नानी को मुझे लेकर, लगता है पूरी मूवी में एंड में जाके नानी ही थी जिसका प्लॉट इतना ज्यादा था। हाँ ही था। और कसम से बीच में ना मैं नानी को भूल चुकी थी। यार हम लोग भूल गए थे नानी भी है यहाँ पे क्या। बेसिकली ये मूवी बहुत ही मजेदार है। ऐसा एविल वाली मूवी है, एविल डेड वाली मूवी है, तो ऐसा कोई आपको स्कैरी सीन्स नहीं मिलेंगे कि आप डर जाओगे, पर शॉकिंग सीन्स मिलेंगे, मस्त खून खराबा मिलेगा, मार काट मिलेगा, मतलब इतने, और इन सब मार काट, सोचो कोई गला काट रहा है, कोई मतलब इतने खूंखार सीन्स के बीच में कुछ ऐसा चीज हो जाएगा जिसपे आपका लाफ आ जाएगा। या मुझे लगता है कि अगर आप लोग जंप स्केयर वाली मूवी में है तो ये आपके लिए नहीं है, पर अगर आप लोग स्लैशर मूवी में जिसमें मार काट और ब्लडी सीन ज्यादा हो तो वो ये डेफिनेटली आपकी कॉलिंग के लिए है। आप डेफिनेटली सिनेमा में जाके ही इसे देखना। एवरी सेकेंड ऑफ दिस मूवी वॉज फैंटेस्टिक एंड नॉट बोरिंग एट ऑल, क्योंकि मुझे तो कुछ भी बोरिंग नहीं लगा। मैं बिल्कुल स्टार्ट से लेकर एंड तक बिल्कुल हुक थी, और मुझे बहुत ही मजा आया, और बहुत ही स्मूथ है, स्टोरी लाइन भी बहुत सिंपल है, ऐसा भी नहीं है कि कुछ आपको दिमाग लगाना है कि बट मुझे लगता है कि अगर आपने इविल डेड राइज नहीं देखी तो आपको यहाँ का प्लॉट समझ में नहीं आएगा। तो एविल डेड राइज देखना एक कंडीशन है, मैं आपको मजा पूरा आएगा, पर अगर आपने वो देखा है तो आप ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे, आप इसका थोड़ा आपके पास बैक स्टोरी होगी। बेसिकली जो डॉक्टर बेंजामिन वाला प्लॉट यहाँ पे चल रहा था वो हमें समझ में नहीं आता अगर हमने इविल डेड राइज नहीं देखी। और इसका नाम याद नहीं होता कि ऐसा भी कोई नाम है, मुझे तो नहीं याद था, तूने बताया था। क्योंकि मैंने अभी अभी ही देखी थी इसको वॉच करने के लिए। पहले देखी थी तो मुझे डॉक्टर बेंजामिन, तो फिर शी मेक मी अंडरस्टैंड कि ये वही डॉक्टर है जो उस कैसेट में हमने जो नाम सुना था। तो ऐसे आपको वो मूवी मतलब आप मूवी देखकर फिर ये देखना, तो मजेदार मूवी है। हाँ ओके, अब यहाँ पे कवर अप करते हैं। तो बेसिकली तुम बताओ यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या है इस मूवी को देखने के लिए? प्लस पॉइंट कि पहले तो कुछ भी बोरिंग है ही नहीं, मजेदार मूवी है। हमें साइकोलॉजिकल टाइप मूवी भी देखने को, मतलब साइकोलॉजिकल एलिमेंट भी इसमें देखने को मिलता है, जिसमें आप विमेन की कंडीशंस देख सकते हो, खुद मेन की कंडीशंस देख सकते हो कि ठीक है वो विमेन पे अत्याचार तो कर रहे हैं, पर वो सब करके वो भी कुछ खुश नहीं है, वो भी डिप्रेस्ड ही है, वो उनकी लाइफ भी खराब ही है। तो मान लो कि पूरा इन सब चीजों से पूरी फैमिली खराब होती है, सिर्फ विमेन खराब नहीं होती, मतलब विमेन की लाइफ तो कंडीशन तो खराब होती है, खुद जो उस फैमिली की, उस घर के जो मेन है उनकी भी कंडीशन कहीं से भी अच्छी नहीं होती, सभी मेस्ड अप है। और फिर ओवरऑल मान लो कि ये आपस का ही एविल है जिनसे ये लोग लड़ रहे हैं। और दूसरा पॉजिटिव बोले कि मुझे मजा आया मतलब जो जैसे जैसे सीन्स में ऐसा दिमाग चलता रहता है कि जल्दी से इसको मारो और भागो, तो हमेशा आप यही सोचते रहोगे कि कैसे बचना है, कैसे दूसरा वाला अभी आ क्यों नहीं रहा, मार क्यों नहीं रहा इसे, मतलब बचा क्यों नहीं रहा। तो ऐसे आपका दिमाग चलता रहेगा। और जो जिसमें हमेशा कुछ ना कुछ सरप्राइज एलिमेंट्स है विद रिस्पेक्ट टू किलिंग्स, है ना, विद रिस्पेक्ट टू ब्रूटल सीन्स, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसे देखने को मिलता ही है। और इसमें अनएक्सपेक्टेड फनी सीन्स, बहुत ही स्मूथली फनी सीन्स और कॉमेडी डायलॉग्स डाले गए हैं, जिससे एक मूड लाइट हो जाता है। तो ओवरऑल बहुत मजेदार मूवी है, हुक रखता है आपको शुरू से लेकर अंत तक, और हाँ पैसा वसूल। हाँ बात सही है, इसमें सारे प्लस पॉइंट बता चुके। अब आप कमियां निकालो। मुझे लगता है यहाँ पे कुछ कॉन्स भी थे, अगर यहाँ पे प्रोस थे तो कॉन्स भी थे। सबसे बड़ा कॉन यहाँ पे है कि ये एक हॉरर मूवी का जॉनर है। अगर तुम हॉरर मूवी जॉनर से दे रहे हो तो यहाँ पे हॉरर सीन होने चाहिए, पर हॉरर से ज्यादा यहाँ पे बेसिकली जंप स्कैर्स के ज्यादा यहाँ पे स्लैशर था। ये हॉरर नहीं बोलूंगी मैं, मेरे को एक लगा कि मैं जॉम्बी मूवी ही देख रही हूँ, क्योंकि सिनेमा में जब सभी डर रहे थे वहाँ पे किलिंग के सीन चल रहे थे, मैं कहती ओह जॉम्बीज में भी तो यही होता है। नहीं तो पर यार जंप स्केयर्स भी थे, मतलब एक बार ऐसा सीन आता है जब वो डॉग था, मैं अनएक्सपेक्टेड एंट्री था उसका जो खिड़की से, है ना, मुझे तो ऐसा लगा धक्का,
कि अरे ये क्या हुआ। तो ऐसे एक दो सीन्स आपको देखने को मिलते हैं। और एविल डेड की मूवी में आप यही एक्सपेक्ट करते हो, पता है इसका पूरा एक फैन बेस है। तो इस ऐसे मूवीज से आप ये नहीं देखोगे कि आप सो रहे हो तो आपका पर्दा हिल रहा है ना, या पर्दे के पीछे कोई खड़ा है, अंधेरा है पर अचानक से लाइट जल गई, और फिर लाइट जली है तो अचानक से लाइट बंद हो गई और टीवी चलने लगा। तो ये वाली चीज है तो इस वाली मूवीज में देखने को नहीं मिलती है, और हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते। बेसिकली वहाँ पे सब कुछ अच्छा था। मुझे लगा कि ईवल डेड राइज में मुझे जब मैंने देखा तो मुझे वहाँ पे एक प्लॉट की कमी लग रही थी, पर ईवल डेड बट में उन्होंने प्लॉट लेके आ गए, तो मुझे लगा ये काफी सही है। हाँ, बेसिकली आपको फर्स्ट मूवी देखनी पड़ेगी प्लॉट समझने के लिए, पर मुझे फर्स्ट मूवी मालूम थी तो मुझे प्लॉट जान के ज्यादा खुशी हुई कि यहाँ पे इतना बड़ा सीन चल रहा था जिसमें उसकी ग्रैनी का फ्लैग कटा हुआ था। वो भी हमें नहीं पता चला कि ग्रैनी का फ्लैग कैसे कि अपने आप कटा या फिर ये भी ईवल की वजह से कटा। और बेसिकली बहुत चीजें चल रही थी कि जो उसकी छोटी बहन बॉबी थी वो सिक थी और वो मर गई लास्ट शुरुआत में मर गई, मूवी में आई नहीं वो बताया गया कि वो सिक थी। वो भी नहीं पता चला कि वो ईवल की वजह से मरी या फिर वो खाली हम जो मैं तो चाहती हूँ अब नेक्स्ट मूवी पता है क्या हो, जिसमें डॉक्टर बेंजामिन हो, मतलब यंग हो, स्मार्ट हो, गुड लुकिंग हो, और वो बुक्स खोज रहे हो, है ना। फिर उस वक्त हमें उसकी फैमिली दिखाई जाए, तो ये अच्छा नहीं है। हाँ, एक टाइप से प्रीक्वल टाइप आ जाए कि ये एविल डेड की खोज ही कैसे हुई, ये अच्छा होगा। कैसा गया। हाँ, पर जो लोग बहुत डरते हैं और बहुत जल्दी उल्टी कर देते हैं उनको लेके मत जाना। हाँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे ग्रॉस सीन्स थे, बहुत ऐसे गंदे से सीन्स थे जिसको देखकर आप सोचो कि कहाँ देखो, यहाँ नहीं देखो तो कहाँ देखो, फिर यही आना है देखने। ओके, तो दिस इज Bye guys. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे।